नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर इससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत पहुंचे पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कोनारगढ़। भेंट मुलाकात में किसानों से ऋण माफी की जानकारी लेकर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से की चर्चा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोनारगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से ली स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी। और स्मृति नगर स्थित तालाब की सफाई और पानी बदलने की मांग को लेकर भाजपा ने किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। धरने में शामिल हुए भाजपा के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चंद्रपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मंगलवार को मैंने चंद्रपुर विधानसभा के ग्राम मुक्ता, ग्राम साराडीह और चंद्रपुर में लोगों से भेंट मुलाकात की। नए जिले का उत्साह है। 2 दिन पहले ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत लगभग 1900 करोड़ रुपए का अंतरण हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे दिया गया है। दिवाली के ठीक पहले इस राशि के अंतरण से इस बार भी त्योहार की रौनक बढ़ी है। 1 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनभावना का सम्मान करते हुए चंद्रपुर कॉलेज का नाम मूर्धन्य साहित्यकार स्वर्गीय मुकुटधर पांडे के नाम पर किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्राम गृह परिसर चंद्रपुर में अशोक के पौधों का रोपण किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान नवनिर्मित सक्ती जिले के चंद्रपुर स्थित माता चंद्रहासिनी देवी दर्शन के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद दरगाह में चादर चढ़ाई व ग्राम मुलमुला में जैतखाम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोनारगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी से ओपीडी, आईपीडी एवं उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने यहां इलाज कराने आए लोगों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कोनारगढ़ में छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण किया। उन्होंने पूर्व लोकसभा सांसद स्वर्गीय परसराम भारद्वाज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर भेंट मुलाकात की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कोनारगढ़ में किसानों से ऋण माफी के बारे में चर्चा की। वहीं महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से वर्मी कंपोस्ट खाद से हो रही आमदनी के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा पामगढ़ विधानसभा के ग्राम कोनारगढ़ में कई विकास कार्यों की घोषणाएं की गई। जब कोनारगढ़ में आया हूँ तो मैं कुछ देख जाऊँ तब तो बनेगा, बजेगा ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले ही कोनारगढ़ में वो बहनी में सीसी रोड की मांग करी तो पहली घोषणा करो। दूसरा, कोनारगढ़ से कोसा सड़क निर्माण, कोनारगढ़ से कोसा सड़क निर्माण मुख्यमंत्री सड़क ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत करवाया जाएगी। और कोनार में तालाब गहरीकरण की भी घोषणा करा था। बुद्ध प्रताप सिंह जी के शहादत को नमन करते हुए उनके सम्मान में उनकी प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। मुलमुला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। पामगढ़ में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम कोसा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कराया जाएगा। और ग्राम कोसा के सतनामी पारा में सामुदायिक भवन का निर्माण कराया जाएगा। ग्राम मेहंदी स्मृति नगर स्थित तालाब की साफ सफाई और प्रदूषित हो चुके पानी को बदलने की मांग को लेकर भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया के नेतृत्व में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। वार्ड पार्षद मुकेश अग्रवाल ने बताया कि मांग पूरी नहीं होने पर स्वयं उनके द्वारा सफाई कार्य का बीड़ा उठाया जाएगा। वार्ड 2 स्मृति नगर के पार्षद मुकेश अग्रवाल द्वारा स्मृति नगर स्थित तालाब की साफ सफाई नहीं किए जाने से नगर निगम के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भिलाई जिला भाजपा अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया, पूर्व महापौर निर्मला यादव,
खुर्सीपार के पार्षद दया सिंह उपस्थित हुए। सभी ने एक स्वर में नगर निगम की कार्यप्रणाली की निंदा करते हुए पूर्ण रूप से तालाब की साफ सफाई करने और पानी को बदलने की मांग की, ताकि आगामी छठ पर्व के मद्देनजर तालाब आए श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। भाजपा अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया, पार्षद दया सिंह और मुकेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। यहाँ की प्रमुख मांग तो आप देखिए, तालाब में कचरा पड़ा हुआ है, अंदर तक कचरा घुसा हुआ है। शिकायत करने पे कोई सुनने वाला नहीं है। कमिश्नर तक शिकायत की गई है पार्षद के द्वारा, 1 महीने से शिकायत कर रहे हैं। छठ का पर्व आने वाला है, सबसे पवित्र पर्व होता है छठ का हम लोगों का, और वहाँ भी सफाई नहीं हो रही है, तो निगम की लच्चर व्यवस्था सामने उजागर हो रही है। इसके अलावा निगम में एक समस्या नहीं, सैकड़ों समस्या और हर वार्ड में समस्या, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी एक योजना बना रही है कि सारे वार्डों की समस्याएं हैं उनको लेकर के पहले हम शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देंगे कमिश्नर महोदय को, और अगर समस्याएं पूरी नहीं होती हैं तो एक उग्र आंदोलन करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम की। जी तो बोलो कि कुछ दिन शेष बचे हुए हैं और केवल खाना पूर्ति कर रहे थे कि थोड़ा थोड़ा से निकाल कचरा लगा दिया और अंदर पूरा कचरा पड़ा हुआ है, उनको पूरा सफाई नहीं कर रहे। और पूरे भिलाई सारे तालाबों की स्थिति है। आज भिलाई में कितने तालाब हैं? 10 तालाब होंगे बंदे जिसमें छठ में लोग पूजा करने आते हैं। मौदा में है, या मौदा कर चलो अभी अलग निगम हो गया, लेकिन भिलाई निगम के अंतर्गत कम से कम 12-15 तालाब होंगे जहाँ पूजा होती है। और उसमें अगर इस छठ पर्व में अगर सफाई नहीं होगी तो जनता के लिए आप क्या कर रहे हो? किस लिए बैठे हो वहाँ पर? आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं हमारे मुकेश अग्रवाल जी, और छठ पर्व के पूर्व चुकी तालाब की सफाई होनी थी, लेकिन देख रहे हैं गंदगी का किस तरह आलम हुआ है। ऐसे में कैसे पूजा करेंगे? छठ पर्व हम सब यूपी बिहार के लोगों का एक प्रमुख छठ मैया का त्यौहार होता है, जो माँ से आशीर्वाद लेते हैं। रात भर हमारी माताएं हैं, बहनें हैं जो तालाब में रहती हैं। आज देखिए गंदगी का इस तरह का आलम है, और इस तरह, और यही नहीं है, चाहे वो खुर्चीपार का छौनी हो, चाहे कैंप हो, चाहे या नेहरू नगर, स्मृति नगर, आप चल जाए सुपेला, हर जगह ये हालत है। तो आज इसके लिए धरना प्रदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष माननीय ब्रजेश भोजपुरिया जी ने धरने का समर्थन किया, और हर तरह से आने वाले समय के लिए आंदोलन के लिए कहा है। तो ये वक्त रहते, अगर समय रहते इस समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आंदोलन होगा। विगत पिछले 1 महीनों से लगातार जोन आयुक्त, निगम आयुक्त, स्वास्थ्य अधिकारी से पत्राचार के माध्यम से बार बार इस तालाब की सफाई का मैंने निवेदन किया है, क्योंकि ये जो तालाब है ये आसपास के 3 से 4 वार्ड में इकलौता तालाब है जहाँ छठ पूजा के समय भारी भीड़ होती है। तालाब की स्थिति ऐसी कि पानी पूरी तरीके से दूषित होकर काला हो चुका है। बगल से एक नहर जाती है जो कि खुद एक दूषित नहर डिक्लेयर हो चुकी है, उसका पूरा गंदा पानी इस तालाब के अंदर भरा हुआ है। आज सिर्फ नाम मात्र से 1 महीने से हम लगातार जब निवेदन कर रहे हैं, तो हमको सफाई के नाम से सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम सफाई कर रहे हैं, मात्र झिल्ली पन्नी जो तालाब के ऊपर में है इसको उठा के सिर्फ झाड़ू मार के दिखा दिया जा रहा है। लेकिन जो मूल समस्या है, पानी दूषित हो चुका है, उसके अंदर सीवरेज का पानी है, उसके अंदर पूरे कीचड़ जमा हो गई है, इसके प्रति कोई भी निगम का अधिकारी जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहा है। सारी चीज़ें, समय नहीं है, बजट नहीं है, इन बातों आज करेंगे कल करेंगे करके आज समय निकाल दिए। 1 महीना पहले से आवेदन इसीलिए किया गया था कि हमारे पास भरपूर समय है, जो समस्याएं हैं उसको जड़ से समाप्त किया जाए। लेकिन यहाँ किसी प्रकार से ना अधिकारी कुछ करना चाहते हैं, ना स्वास्थ्य अधिकारी किसी प्रकार का ध्यान दे रहे हैं। आप खुद देखिए पानी की क्या स्थिति है, तो समझ नहीं आ रहा है वो पानी है कि ऑयल है। इसमें मैं निगम के अधिकारियों से फिर से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर 1 से 2 दिन में ये तालाब की सफाई का कार्य पूर्ण चालू नहीं किया गया और समय से पहले पूर्ण नहीं किया गया, तो 1 से 2 दिन के अंदर में मैं खुद श्रमदान करके इस तालाब का पानी निकालने का प्रयास करूंगा, और लोगों से अपील करूंगा कि ये सबके आस्था का एक पर्व है, इसमें आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और मेरा सहयोग करें। धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर भाजपा एवं भाजयुमो के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसके साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग,
दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7773077711, 7730777722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। पानी की समस्या को लेकर नगर निगम भिलाई चरोदा क्षेत्र के वार्ड डबरापारा की सैकड़ों महिलाओं ने निगम का घेराव कर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया। महिलाओं का कहना है कि इस वार्ड में पानी की समस्या काफी दिनों से चल रही है। पानी के लिए लगा मोटर पंप भी खराब हो चुका है। इन्हें पानी लेने दूसरी जगह जाना पड़ता है। रोड होने के कारण आने जाने में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। समस्या हो जा रहा है, बाहर से पानी लाना पड़ता है और कई जगह ऐसा होता है कि पानी मतलब बह रहा होता है 20-25 कदम दूर में नल, लेकिन अपने यहाँ मोहल्ले में वार्ड नंबर 9 में पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत समस्या होता है। कब से पानी नहीं आ रहा है? 5-6 महीना हो गया है। इसकी शिकायत कहाँ की है आपको? शिकायत किया है और आवेदन भी डाला था मैंने के नाम पे जाने के लिए, पर वो आगे जाते हैं मतलब 50-60 कदम दूर। बहुत समस्या होती है पानी। शीतला मंदिर की तरफ जी साफ पानी आ रहा, गंदा पड़ता है पानी उधर इस तरफ साफ पानी आता है ना, पानी नहीं आता अपने वार्ड में, पानी ही नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा पानी। नाम है बोरिंग था और जो थे सब तोड़ डाले हैं, क्योंकि चौक में आए थे वो पूरा तोड़े हैं। अभी पानी भी बिल्कुल नहीं है। पाइप पुराना लगा देते हैं, 2 दिन चलता है, बंद हो जाता है। जो पानी जा रहे हैं बहुत दूर बोरिंग में जा रहे हैं, वहाँ आपस में झगड़ा हो रहे, गंदा पानी पी रहे हैं और गंदा पानी से बीमार भी हो रहे हैं। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाह रहे हैं कि हमको पानी का बहुत समस्या है। पानी के साथ में लेके रोड का भी बहुत समस्या है। डबरापारा में कोई अगर घर में तड़प के मर जाएगा, वहाँ एक एम्बुलेंस जाने की भी रास्ता नहीं है ना। वो रास्ता भी सही होना चाहिए और डबरापारा में पानी हर मोहल्ले में वैसे आना चाहिए जैसे पानी सब जगह में मिलता है। पानी का बहुत समस्या है यहाँ पर। वो समस्या हमारा दूर होगा तब हम यहाँ से जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। और नया मोटर और नया पाइप, सड़ा पाइप को भेज देते हैं, सड़ा मोटर को भेज देते हैं। वो 2 दिन नहीं जाता है, फिर मोहल्ले वाले के साथ में 2 में होती है। ये क्या बात है? अब पानी का वाले अच्छे नया मोटर भेजे और नया पाइप भेजे और अच्छे से लगाए वहाँ।
वहीं स्मृति गृह निर्माण सरकारी संस्था के सदस्यों ने दीपावली व छठ त्योहार के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय तालाब स्मृति नगर के सफाई व तालाब के आसपास उग चुकी जंगली झाड़ियों को काटने का अनुरोध नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल व MIC सदस्य संदीप निरंकारी से किया था, जिसे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए निगम कर्मचारियों से पिछले 4 दिनों से तालाब व तालाब के आसपास की सफाई करवाई जा रही है। बुधवार को भी निगम कर्मचारियों द्वारा सुबह तालाब की सफाई की गई। इस बीच बुधवार को भाजपा द्वारा अचानक तालाब की सफाई की मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन पर स्मृति नगर वासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे ने भाजपा द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। वहीं निगम महापौर नीरज पाल ने स्मृति नगर के तालाब की सफाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्मृति नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर एक छोटा सा तालाब है जो गंदगी से पट गया था, काफ़ी गंदी स्थिति थी और कमल की पत्तियां, जलकुंभ भी और अन्य प्रकार की वनस्पतियों से पूरी तरह से तालाब पट गया था। और आने वाले समय में बड़े त्योहारों, दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए संस्था द्वारा दिनांक 10/10/2022 को महापौर नगरपालिक निगम श्री नीरज पाल को एक पत्र लिखा और एक प्रतिलिपि प्रेषित की थी संदीप निरंकारी जी MIC सदस्य को, चूँकि वो पास के वार्ड के पार्षद हैं और MIC के सदस्य भी हैं, मेरे से अच्छे परिचित हैं। तो हमने व्यक्तिगत निवेदन भी मैंने किया था कि तालाब की सफाई करवा दें। 4 दिन पूर्व तालाब की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और पिछले कल तक तो लगभग आधी से ज़्यादा 1/4 से ज़्यादा 3/4 से ज़्यादा तालाब साफ़ हो चुका था, पूरी तरह से तालाब लगभग साफ़ हो चुका था। उसके बाद ऐसा पता चला है कि उस तालाब की सफाई के लिए कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि सफाई का काम नगरपालिक निगम द्वारा ही किया जा रहा है और संस्था द्वारा उनको जो ये पत्र लिखा गया उसकी प्रतिलिपि आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिएगा, ये दिनांक 10/10/2022 का पत्र है, इसमें डेट और डिस्पैच दोनों डाला हुआ है और ये उनके द्वारा पावती जो प्राप्त हुई है महापौर द्वारा और श्री संदीप निरंकारी द्वारा, ये 10 तारीख की है। और इसके तुरंत बाद ये कह लीजिए कि 3 या 4 दिन बाद सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो सफाई से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। धरने का कारण क्या है, कौन किस लिए बैठा है और क्या चाहता है, इसके बारे में बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। यदि तालाब की सफाई को लेकर धरना है तो निर्विवाद सत्य है कि तालाब पूर्णतः साफ हो चुका है। आप स्वयं जाके उसका निरीक्षण कर सकते हैं। आज से 8 दिन पूर्व तालाब की स्थिति क्या थी और आज तालाब की स्थिति क्या है, उसमें से जो निकला हुआ कचरा वो दिख रहा है। पिछले 4 दिन से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लगभग 3 घंटे तक नगर निगम के कर्मचारी तालाब की सफाई का काम कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं उस कार्य में। देखिए, जहाँ तक बात साफ सफाई की है, आने वाले त्यौहार को देखते हुए, जो अभी छठ पूजा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शहर के सभी तालाबों को प्राथमिकता से जो हो सकता है साफ सफाई, रंग रोगन, जो भी हम नगर निगम द्वारा किया जा सकता है, सभी तालाबों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को उसकी एक प्रक्रिया है। इस मामले में एक लेटर के माध्यम से जो स्मृति नगर की सोसाइटी जो है, स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल, उसके द्वारा एक पत्र शायद 9 या 10 तारीख को या 11 तारीख को ऐसा कुछ था, वो मैं पत्र भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। एक पत्र आया था उनके द्वारा कि स्मृति नगर सोसाइटी के अंतर्गत जो तालाब है उसको भी सफाई में ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी छठ पूजा के लिए लोग जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी सफाई पहले करवा ली है। अब वो पार्षद क्यों बैठा है ये तो पार्षद जान सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई विषय नहीं है, काम चल रहा है, सभी स्टेप बाय स्टेप सब काम हो रहे हैं। हाँ, वो कोई विषय होगा, अभी पार्षद क्यों बैठा है तो पार्षद ही बता पाएगा, लेकिन ये विषय पे उसको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको नगर निगम ने सफाई करवा ली है। और अगर कुछ काम वो चाहते हैं तो आके हमको बताएं, जैसा सोसाइटी वालों ने हमको लेटर दिया, हमने काम कराया। पार्षद भी नगर निगम के पार्षद हैं, हमारे साथी पार्षद हैं। अगर उनकी कोई मांग है तो वो हमको सूचित करें, जानकारी दें, हमको यहाँ मेन ऑफिस में आके दें, आयुक्त महोदय को दें या जोन कमिश्नर को दें, तो उस पर हम लोग गौर कर सकते हैं।
भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा के पार्षद है वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये बात तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं समय समय पर सभी पार्षदों की जोन वाइज, उसमें कांग्रेस के भी रहते हैं, बीजेपी के भी रहते हैं, और अगर कोई अन्य है, निर्दलीय है, वो भी रहता है, और सभी के मामले मुद्दे जो हैं बिल्कुल प्राथमिकता से हम देखते हैं। चुनाव तक के दल की बात होती है, चुनाव सभी जीते हैं, जो जीते हैं वो सभी पार्षद हैं, और सभी के वार्डों में काम करना, क्योंकि इस चेयर पर मैं बैठा हूँ नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर, तो मेरी जवाबदारी पूरे 70 वार्ड को ध्यान में रख के काम करने की है, और मैं उस पर बिल्कुल भी कोताही नहीं करता हूँ। सभी वार्डों में बराबर से विकास के कामों को ध्यान दिया जाता है। नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस वर्ष दीपावली त्योहार के पहले ही सभी का वेतन दिया जा चुका है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त रोहित व्यास के आदेशानुसार ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूली के आदेश दिए गए थे, जिससे इस वर्ष की दिवाली नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारियों के लिए काफी सुखद साबित हो रही है। निगम भिलाई द्वारा चुंगी कर निगम मद के माध्यम से सभी को वेतन भुगतान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार के पास निगम की संचित निधि का उपयोग करने के लिए भी MIC में प्रस्ताव पारित हो गया है, और अब संचित निधि के पैसे आने पर अन्य कार्य भी संपन्न कराए जाएंगे। ये जानकारी नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने न्यूज़ टीम को दी है। देखिए, सैलरी का भुगतान जो है निगम कर के अधिकारी और जो कर्मचारी है उनको कर दिया गया है। जो प्लेसमेंट कर्मचारी है उनको जो एजेंसी के माध्यम है उनके माध्यम से जो है वो भुगतान कर रहे हैं, और चुंगी कर की राशि और निगम मद से जो है इसका भुगतान की व्यवस्था करते हुए पेमेंट अधिकारी कर्मचारियों के खाते में किया गया है। इसके अलावा जो है MIC में संचित निधि के जो प्रस्ताव हैं, जो उनकी राशि उपलब्ध राशि होती है संचित निधि में, उसका उपयोग करने के लिए भी शासन को जो है स्वीकृति के माध्यम से दिया हुआ है, और निगम में टैक्स कलेक्शन को लेकर भी जो है व्यवस्था बनाई जा रही है, और इस बाबत जो भी निगम के जो मद होते हैं, जो फंड होते हैं, उनके रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाने पर जोर चल रहा है। फिलहाल इस वर्ष निगम भिलाई के अधिकारियों कर्मचारियों ने समय से वेतन भुगतान करने के लिए निगम प्रशासन का आभार दिल से जताया है। ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। और इसके साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, CT स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966
981590. ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। गोधन निर्मित दिया अब भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत गोधन न्याय एवं गौठान में तैयार हो रहे हैं। महिलाएं जोर शोर से दिया बनाने में जुट गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी गोधन निर्मित दिया अपने प्रकाश से शहर के घरों को रोशन करेगा। महिलाओं के पास अभी भी दिए के लिए ऑर्डर आ रहे हैं और बिक्री भी जोरों पर है। दिया की डिमांड इतनी है कि हाथों हाथ बिक्री हो रही है। शहरी गोठान में जीवन ज्योति और शिव शक्ति महिला समूह के द्वारा दिया निर्माण का कार्य किया जा रहा है। ये समूह मिलकर दिया का निर्माण कर रहे हैं। दिया निर्माण के लिए मशीनों की भी सहायता ली जा रही है ताकि अधिक से अधिक डिमांड की पूर्ति की जा सके। ऑर्डर के अनुरूप महिलाएं दिए का निर्माण कर रही है। इसके अलावा निगम भिलाई द्वारा भी बताए गए दिए विक्रय केंद्रों पर लगातार दिए खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। गोधन से निर्मित डेकोरेटिव दिए भी तैयार किए जा रहे हैं। अपने आकर्षक रंगों, क्वालिटी एवं स्थानीयता की वजह से गोधन निर्मित दियों की मांग दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ये दिए पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली हैं, जिसे एक बार उपयोग करने के पश्चात खाद के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। देखिए, गौठान और हमारे जो गोधन न्याय केंद्र है उसमें गोधन न्याय निर्मित जो है दिया बनाने का काम चल रहा है। और प्रत्येक वर्ष की दिवाली जो होती है, तो जब से ये गोधन का जो कॉन्सेप्ट आया है तब से दिया बनाने का काम गोधन निर्मित किया जा रहा है। इसके लिए जो स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं वो लगी हुई हैं, उनको ऑर्डर भी मिल रहे हैं। ऑर्डर मिलने के बाद में उनकी जो बुकिंग है, बुकिंग के आधार पे उनकी संख्या निर्धारित करते हुए उनके द्वारा दिया का निर्माण किया जा रहा है। और गोधन जो दिया है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली है। इसके बाद उसको खाद के रूप में भी उसको उपयोग करके प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र में फील्ड में जो हैं वो एक अलग अलग समूह बना करके अलग अलग उनकी टीम है, वो दिया निर्माण का काम कर रही हैं। अभी तक जो जिले अन्य जिलों से भी ऑर्डर आया है, रायपुर से भी ऑर्डर आया है। दिया का जो डिमांड है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। दिन ब दिन जो है ये दिया जो है वो पॉपुलर होते जा रहा है। एक तो इसकी गुणवत्ता जो है उसके कारण में यह जो दिया है वो काफ़ी इसकी बिक्री हो रही है। साथ ही मैं नगर पालिका निगम भिलाई की ओर से अपील करता हूँ कि गोधन निर्मित दिया जो है उसको खरीदें, उसका उपयोग करें। देखिए, अभी तो गौठान में ये आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो गोधन न्याय केंद्र खुर्शीपार क्षेत्र है ITI के पास में, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। निगम भिलाई ने अपील भी की है कि स्थानीयता एवं संस्कृति को अपनाते हुए गोधन निर्मित दिए का उपयोग किया जाए और इससे ही घर रोशन किया जाए। पारंपरिक त्योहार में प्रकृति से जुड़ने का भी मौका मिलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा त्योहारों के मद्देनजर आया त्योहार चलो बाजार कार्यक्रम का आयोजन शहर के सभी प्रमुख बाजारों में किया जा रहा है। साथ ही स्थानीय बाजारों में खरीदारी कर रहे लोगों को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में गणेश मार्केट सुपेला में लोकल बाजारों से खरीदारी करने लोगों को जागरूक किया गया और खरीदारी कर रहे ग्राहकों को पुरस्कृत कर उनसे लोकल और ऑनलाइन बाजारों के अनुभव का साझा किया गया। अभियान की जानकारी गणेश मार्केट व्यापारी संघ के पदाधिकारी डॉक्टर विनोद प्रसाद ने दी।
आज हम मेला में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज उपाध्यक्ष द्वारा या मार्केट में चले त्यौहार बाजार में करें किया है। कार्य के साथ संगठन के साथ हम लोग ने यहाँ पर आज एक कार्यक्रम कर रहे छोटा सा, और जिसमें दिनेश रेडीमेड की तरफ खरीदी करना है दिया जा रहा है। और इसी के साथ हम सब मिलकर कि सारे व्यापारी ऑनलाइन जो खरीदी हो रही है उसका हम लोग बहिष्कार करवा रहे हैं, और ऑफलाइन जो खरीदी होता है उसमें सामान लोगों को अच्छा मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है, लोगों को देख के खरीदने मिलता है। ऑफलाइन में फ्रॉड होता है, बहुत लोग मंगाते हैं। इस तरीके के घटनाओं से बचने के लिए हम ग्राहकों को इस तरीके का मुहिम चालू किया है। चैम्बर के द्वारा हम लोग ये मुहिम चालू किया है, और हम लोग प्रत्येक घर घर जाके भी आया त्यौहार चलो बाजार के निकले और व्यापारियों का साथ सबका काम हो सके। वहीं दूसरी ओर एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट ने ग्रैंड एशियन न्यूज से हुई चर्चा में निश्चेतना को लेकर लोगों के मन में बैठी भ्रांतियों को दूर किया। एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट डॉक्टर पवन देशमुख ने बताया कि किस स्थिति में पीड़ितों को बेहोश किया जाता है और किस तरह से निगरानी रखी जाती है। आइए देखते हैं बातचीत के खास अंश। निश्चेतना, इस शब्द को सुनते ही लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं, क्योंकि निश्चेतना शब्द को तो अपन एनेस्थीसिया भी कह सकते हैं। एनेस्थीसिया और निश्चेतना एक ही है, पर्यायवाची, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, हम सबके बराबर है। क्योंकि निश्चेतना विभाग जो रहता है वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। किसी भी विषम परिस्थितियों में लाए गए मरीज को पहले जो निश्चेतना विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर रहते हैं उनके द्वारा चेकअप करने के उपरांत ही उसे ऑपरेट किया जाता है। आज हमारे साथ ग्रैंड एशियन न्यूज़ के इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं निश्चेतना विशेषज्ञ। निश्चेतना क्या चीज़ है, किस तरह का उसका इस्तेमाल किया जाता है, किन परिस्थितियों में मरीज की किस दिशा में। आइए इस तरह से निश्चेतना विभाग को लेकर के लोगों के मन में जो सवाल उठते हैं, आइए आज हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय देंगे। नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिवादन। मैं डॉक्टर पवन देशमुख, मैं मूलतः नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, पर पिछले 6 साल से मैं यही भिलाई छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। क्योंकि सर आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और क्योंकि इस निश्चेतना विभाग के को ही लेने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा, जैसे कि मैंने बताया, मैं नागपुर से हूँ, तो मेरे 12वीं तक की पढ़ाई 10वीं 12वीं नागपुर से ही हुई है। उसके बाद मैंने सरकारी मेडिकल कॉलेज नागपुर में MBBS की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद MBBS के बाद जो निश्चेतना विभाग में स्पेशलिटी की पढ़ाई के लिए मैंने मुंबई में ग्रैंड मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद करीब 2 साल तक मैं DNB की शिक्षा लिया हूँ एनेस्थेसिया में, वो सेक्टर 9 अस्पताल पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल जो है सेक्टर 9 में, वहाँ से। उसी दौरान मेरी इस शहर से परिचय हुआ, और चूँकि यह शहर काफ़ी शांत है और यहाँ का रहन सहन लोग काफ़ी अच्छे लगे, उस हिसाब से मैं फिर यहाँ पर आकर स्थापित हुआ। क्योंकि सर आमतौर पर लोगों के मन में निश्चेतना विभाग को लेकर के एक सवाल हमेशा से उठता है। तो सर हम आज आपसे ये जानना चाहेंगे, अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि किन परिस्थिति में मरीज को निश्चेतना विभाग में लाया जाता है, उस दौरान उसकी स्थिति किस तरह की होती है, या उसे किसी भी समय किसी भी मरीज को जो दुर्घटना करने ऑपरेशन देखता होना, तो उसको निश्चेतना किस तरह से मतलब बेहोशी की हालत में लाया जाता है? तो निश्चेतना विभाग जैसे देखा जाए तो अगर मोटे तौर पे आप कहें तो इसको बेहोशी के अंदर आता है। तो जनरली जो पहले के ज़माने में हमारा काम सिर्फ ऑपरेशन थिएटर तक ही सीमित था। जो मरीज ऑपरेशन के लिए आते थे उनको बेहोश करके उनको दर्द रहित ऑपरेशन कराना, ये निश्चेतना विभाग का दायित्व था। और आज के ज़माने में निश्चेतना विभाग के अंदर और काफ़ी स्पेशलिटी जुड़ चुकी है।
अभी क्रिटिकल केयर में निश्चितना विभाग का काम होता है। जैसा कि मैंने बताया शल्य क्रिया के लिए तो निश्चितना विभाग काम करता ही है। हम ऑपरेशन थिएटर में जो भी मरीज जाता है उसको पहले निश्चितना विभाग के डॉक्टर चेक करते हैं। ऑपरेशन के लिए उसका फिटनेस किया जाता है, ज़रूरी जांच शरीर की जो है उसको किया जाता है। उसके दौरान यदि ऑपरेशन के दौरान क्या घटना घट सकती है, किसी में रक्तस्राव ज़्यादा हो सकता है या और कोई कॉम्प्लिकेशन, तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी होती है, वो भी हमारे द्वारा की जाती है। और अभी हाल ही में जो वैश्विक महामारी फैली कोरोना की, उसमें निश्चितना विभाग ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हमारे कई एनेस्थेटिस्ट डॉक्टरों ने कोविड में काम किया है, मैंने खुद भी अपनी सेवाएं दी है। इसमें हमारे कई फेलो एनेस्थेटिस्ट को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, क्योंकि जो एनेस्थेटिस्ट जो थे वो कोरोना में सीधे सीधे मरीज के संपर्क में आते थे। जिनको सांस का तकलीफ है उनको सांस की नली डालनी पड़ती थी, वो एनेस्थेटिस्ट के द्वारा किया जाता था, तो जिसके कारण कोरोना का सीधा संसर्ग इन लोगों को हुआ। तो एक तरीके से कहा जाए तो निश्चितना विभाग जो पहले पर्दे के पीछे वाला काम था वो अब बढ़ चढ़ के लोगों के सामने आ रहा है, और इसकी जो महत्वपूर्णता है वो अभी धीरे धीरे सबको पता चल रही है। क्योंकि सर जैसे किसी मरीज को क्रिटिकल केयर स्थिति में अगर अस्पताल में लाया जाता है, जैसे उसके किसी अंग में ऑपरेट करना है, डॉक्टरों ने निर्णय लिया रहता है कि इस जगह पर इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या सर मरीज को पूर्ण रूप से बेहोश किया जाता है कि पर्टिकुलर उसी स्थान पर? बेहोशी के अलग अलग प्रकार होते हैं, तो वो सारे एक प्रकार होता है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं, तो जिसमें जैसे शरीर के कहीं पे एक छोटी सी गांठ है तो उसी के अगल बगल इंजेक्शन देके वो हिस्सा सुन कर दिया जाता है, जिससे मरीज को दर्द ना हो, चीरे का दर्द ना हो और ऑपरेशन हो सके। दूसरा एक होता है जो मेरुदंड में सुई लगा के किया जाता है, पीठ में सुई लगाते हैं, जिससे कमर के नीचे के सारे ऑपरेशन, पैर का ऑपरेशन हो गया, पैर की हड्डी का ऑपरेशन हो गया, बच्चेदानी का ऑपरेशन, या जैसे एक कॉमन LSCS है जो सीज़ेरियन डिलीवरी है उस पर ऑपरेशन के साथ, इस तरह के सारे ऑपरेशन कमर में सुई लगा के किए जाते हैं। कमर में जो सुई लगती है उसमें मरीज पूर्णतः बेहोश नहीं होता है, मरीज ऊपर होश में रहता है, पर उसका कमर से लेके नीचे तक आधा शरीर सुन पड़ जाता है, जिससे उनको दर्द नहीं होता, पैर डूब नहीं पाते। और जिसमें अभी जो नई दवाई आई है तो इसमें दवाई ऐड करने से करीब 24 से 36 घंटे तक हम दर्द से मुक्ति पा सकते हैं उस दवाई से। और तीसरी तरीके का जो जैसे मैंने बताया कि एक पूर्ण बेहोशी जिसमें लगती है, तो जो ऊपर के ऑपरेशन हो गए, जैसे सर का ऑपरेशन है, कार्डियक सर्जरी हो गया, इसमें मरीज को पूर्णतः बेहोश कर दिया जाता है, तो मरीज पूर्ण बेहोशी में मरीज का सांस भी रुक जाता है, तो ऐसे में उनको मुंह से सांस की नली डालते हैं। एक कॉमन वर्ड जो आपने सुना होगा वेंटिलेटर पे रखा जाता है, और उसके बाद जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो ऑपरेशन और मरीज की स्थिति को देखते हुए फिर निर्णय लिया जाता है, फिर मरीज को होश में लाके जब मरीज खुद से अच्छे से सांस ले पाता है तो उसके बाद वो सांस की निकाल दी जाती है। सर क्योंकि जिस व्यक्ति को, जिस भी मरीज को निश्चितना विभाग में लाया जाता है तो सर उसके कुछ दुष्परिणाम भी सर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। दुष्परिणाम तो ऐसा है सर कि हर चीज़ के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, पर हर चीज़ जो फॉलो की जाती है उसमें वही होता है कि जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है नुकसान कम है। अब कई मरीज ऐसे होते हैं कि जिनको जैसे इमरजेंसी ऑपरेशन करना है तो उसको बेहोशी का खतरा है, बेहोश करने में खतरा है, पर अगर बेहोशी का खतरा कम है और अगर बिना बेहोश के ऑपरेशन अगर नहीं कर पाते और खतरा ज़्यादा है, तो इस डिसाइड में हमको मरीज के हित में सोचना पड़ता है। जिस चीज़ में उसको खतरा कम हो, दुष्परिणाम कम हो, वो चीज़ हम फॉलो करते हैं। सर अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएंगे, चूँकि आप नागपुर से बिलोंग करते हैं, तो आपके घर में भी सर कोई डॉक्टर होते हैं? एक्चुअली मेरे घर में, मतलब मेरे पूरे खानदान में मेरे अलावा अभी कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे पिताजी जो थे वो एक बिजनेसमैन है, मेरी माताजी है वो हाउसवाइफ है, मेरी माताजी भी ग्रेजुएट थी, तो मेरी मम्मी का ये इच्छा थी कि उनका बच्चा डॉक्टर बने, आगे पढ़ लिख के नाम कमाए, तो उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मैं आज इस जगह पे पहुंचा। सर चूँकि आप लगातार अनुभव इस फील्ड में क्या काफ़ी अनुभवी हो चुके हैं, तो सर ऐसा कोई हादसा जिसको आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? जैसा कि मैंने अभी बताया कि हर ऑपरेशन में खतरा होता है और बेहोशी में भी खतरा होता है।
एक किस्सा ऐसा है जो मेरे एकदम जहन में फंसा हुआ है। मैं मुंबई में जगजीवनराम हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जरी का हॉस्पिटल है वाकला में, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में। तो एक पेशेंट का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया और उसको फिर हमने आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू में शिफ्ट करने के थोड़ी देर बाद, करीब आधा पौन घंटे बाद, अचानक मरीज़ की हालत बिगड़ने लगी, बीपी गिरने लगा, धड़कन कम होने लगी और फिर उसमें हमको समझ में आया कि कुछ ठीक नहीं है, शायद ऑपरेशन के बाद जो टाका लगा था कहीं नस में खुल गया था। तो ऐसी स्थिति में हम जैसे उसको तुरंत, मैं लिटरली उसके, हमारा उस टाइम ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू लगा हुआ था, तो मैं बेड पे चढ़ गया। चूँकि दिल के आजू बाजू पूरा खून जमा हो रहा था तो दिल सही से धड़क नहीं पा रहा था। मैं छाती पे चढ़ के बैठ के मैं छाती दबाने लग गया। हमारे जो सर्जन फेलो थे, डॉक्टर सागर थे कर्नाटक सर्जन, वो खुद अपने हाथ से उसी बेड को ढकेलते हुए मरीज और मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। उन्होंने वहीं पे वापस से जो था चेस्ट ओपन किया, अंदर पूरा जो था ब्लड जमा था, ब्लड निकाला। तब तक मैं मरीज को वेंटिलेटर पे डाला, तो हम दोनों तरफ से सिर्फ ब्लड जो था साइड से उनको सलाइन से पुश कर रहे थे पूरा टाइम। मरीज का बीपी इस दौरान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इतना ब्लड लॉस हो चुका था, पर फिर भी उन्होंने जो था पूरा साफ किया। जहाँ से एक कोई नस जो थी वो फट गई थी, उस नस को वापस सिया और उसके बाद भी जो हमने सारा ब्लड चढ़ा दिया, सारी दवाइयाँ चालू कर दी, पर मरीज का बीपी बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में फिर मरीज फिर हो गया सारा, रुक गया। ऑपरेशन ख़त्म करके हमने वापस आईसीयू लाया, तो करीब मरीज का 12 से 18 घंटे तक मरीज का बीपी नहीं था। तो हमने तो जैसे कि होता है कि दिमाग और दिल बहुत कमज़ोर, शरीर के सबसे कमज़ोर हिस्से होते हैं, उनको अगर थोड़ी देर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो हिस्सा मृत होना शुरू हो जाता है। तो हमने तो बिल्कुल भी आशा नहीं की थी कि इतना लंबा समय जो बिना बीपी बिना ऑक्सीजन के निकल गया उसमें मरीज बाहर निकल पाएगा। पर जैसा कि कहते हैं, हम तो सिर्फ डॉक्टर हैं, हम भी आदमी हैं, हमारा काम है कि बस अपना काम करो, कर्तव्य करो। जीवन देने वाला और बचाने वाला भगवान है। तो वो मरीज जो था वो करीब 2 दिन के बाद उसका बीपी धीरे धीरे बढ़ना चालू हुआ और भगवान की दया से वो 3 महीना आईसीयू रहा और 3 महीने के बाद अपने पैर से चलते हुए आईसीयू से बाहर आया। तो भगवान है और सबको बचाने वाला भी भगवान ही है। तो ऐसे कुछ किस्से होते हैं जिसको अनुभव करने के बाद ये सार्थकता लगती है कि इस फील्ड को मैंने चुना और इसके सहारे मैं किसी का जीवन बचाने में एक प्यादे की भूमिका निभा पाया। ये थे हमारे साथ निश्चेतना एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में पदस्थ निश्चेतना डॉक्टर पवन देशमुख जी, जिन्होंने इस विभाग से संबंधित तमाम जानकारियां हमें दी कि किस कंडीशन में लाया गया मरीज को निश्चेतना विभाग में लाया जाता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो निश्चेतना विभाग होता है उसे सामान्यतः रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, क्योंकि इनके द्वारा ओके करने पर के उपरांत ही सर्जन द्वारा पेशेंट को हाथ लगाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है। इस विभाग की एक महती जिम्मेदारी, क्योंकि डॉक्टर पवन देशमुख एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए आए हैं और इनके घर में किसी भी सदस्य द्वारा किसी चिकित्सीय सेवा से नहीं जोड़ा गया था। इनकी माताजी का सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, जिस पर इन्होंने कर दिखाया और वे डॉक्टर बने। आज इनके द्वारा लगातार एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में सेवाएं दी जा रही है। कई तरह की इन्होंने हमें जानकारियाँ दी। हमारे दर्शकों से अपील है कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए अभिषेक के साथ संजय दुबे। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022 खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में जोन स्तरीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार की मंशा के अनुरूप भिलाई चरोदा नगर निगम क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के माध्यम से होने वाले जोन स्तरीय छत्तीसगढ़ ओलंपिक का शुभारंभ निगम महापौर निर्मल कोसरे द्वारा सोमनी वार्ड से किया गया।
निगम महापौर निर्मल कोसरे ने बताया है कि कुल 5 जोन में विभाजित कर छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल आयोजित किए जा रहे हैं। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जरवाय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोमनी में सुबह 11 बजे से प्रारंभ कर शाम 5 बजे तक विभिन्न खेलों जैसे कबड्डी, खो खो, फुगड़ी, लंगड़ी दौड़, रस्साकशी, पिट्ठूल, भंवरा, बाटी तथा अन्य पारंपरिक खेल पुरुष, महिला, बालक बालिकाओं सहित स्थानीय लोगों की सहभागिता से खेल रहे हैं। वहीं विलुप्त हो रहे सांस्कृतिक पारंपरिक खेलों की छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से पुनर्जीवित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही विज्ञान और प्रतिस्पर्धा के दौर में पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों में शारीरिक बल और स्फूर्ति का होना भी आवश्यक है, जो उन्हें इन खेलों से मिलेगा। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ के खेल हैं उसको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो हमारी खेलें हैं लोग भूल जा रहे थे, उन खेलों को पुनः जीवित करने के लिए 14 प्रकार के खेल वार्ड स्तर में राजीव या मितान क्लब के द्वारा आयोजित की गई है। उसके बाद जोन स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्डों को 5 जोनों में हम लोगों ने बांटा है, जिसका आज वार्ड नंबर 33 से लेकर 40 तक का सोमनी में ये जोन का गेम हो रहा है। सारे लोग काफ़ी उत्साह के साथ, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, इसमें उत्सुकता के साथ भाग ले रहे हैं। इसके बाद जो जोन स्तर से जो जीतेंगे खिलाड़ी, उनका निगम स्तर में खेल होगा। निगम स्तर के बाद जिला स्तर में सिलेक्शन करके हम भेजेंगे। निगम स्तर में जो जीतेंगे कबड्डी में, खो खो में और रस्सा खींच में, उन महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का पुनः इनाम दिया जाएगा। बच्चों ने बताया कि जरवाय तथा सोमनी दोनों ही स्थानों पर क्षेत्रवासियों सहित आसपास के गांव से भी लोगों ने पहुंचकर खेल उत्सव का आनंद लिया है। इस आयोजन से उन्हें अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव हो रहा है। खेल को देखकर सभी ने अपने बचपन को याद किया है। मैं खेल महोत्सव के लिए माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मतलब धन्यवाद करता हूँ उनका कि इतना अच्छा आयोजन कराया। लेकिन एक कमी है कि जो लोग बच्चे लोग खेलने आए हैं इतने सारे ग्राउंड में है, उनके लिए खाना के लिए नाश्ता का व्यवस्था कराना चाहिए या उनके लिए एनर्जी ड्रिंक का व्यवस्था कराना चाहिए, इतना कमी है। बाकी सब ठीक है, बस उसी भी चीज़ का कमी है, बाकी सब ठीक है। यादव है, हम लोग सिरसा कला स्कूल से आए हैं और गांव वार्ड नंबर 37 से आए हैं हम लोग। ये जो खेल हो रहा है आप लोग, कैसा लग रहा है आप लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। जिसकी इच्छा थी, मतलब घर में घुसे रहते थे, उससे अच्छा मतलब माइंड बहुत फ्रेश लगता था। हम लोग रोज मैदान में जाते हैं खेलने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को इस खेल के बारे में उतना पता नहीं था, हम लोग बस ऐसे ही कुछ खेल खेलते थे। जब ये खेल नया आया तो हम लोग जाने कि बहुत अच्छा है खेल कर। हम इसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था। मुख्यमंत्री के द्वारा उसको ना हम लोगों का जानकारी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का। मेरा नाम मधु यादव है, मैं वार्ड क्रमांक 37 सिरसा भाठा से आई हूँ और यहाँ जो राजकीय खेल महोत्सव हो रहा है, ओलंपिक हो रहा है, उससे हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत घर में बैठे थे तो सीखने को भी मिला और प्रतियोगिता कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है उनसे प्रतियोगिता करके और देखेंगे जीतेंगे। और युवाओं के लिए, हम लोग के लिए संदेश रहेगा कि ये जो खेल हो रहा है तो इससे जो थोड़ी जागरूकता भी बढ़ रही है और युवाओं में थोड़ा जोश भी आ रहा है और महिलाओं में भी, जो सारे युवाओं में भी, सभी में ये एक अच्छी शिक्षा मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि ऐसा खेल आयोजन किया उन्होंने और सभी महिलाओं को, लड़कियों को घर से निकाला और खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए थैंक यू। बहरहाल इस आयोजन में महापौर परिषद के सदस्यों सहित नगर निगम के अधिकारी सहित वार्डवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलन खरे की रिपोर्ट। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।